हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन सी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 6 बार के भाजपा विधायक मोहन बिष्ट डिप्टी स्पीकर बने, CAG रिपोर्ट पर चर्चा, आतिशी का प्रदर्शन, प्रवेश वर्मा बोले शीश महल की जांच होगी। खबर है कि भाजपा के 6 बार के विधायक मनोज सिंह बिष्ट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं। CM रेखा गुप्ता ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका समर्थन किया। वहीं बिष्ट मुस्तफाबाद से विधायक हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल की जांच होगी। पिछली सरकार की तरफ से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स की लागत दोगुनी हो गई है और हम 2000 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे। CM रेखा गुप्ता ने 25 फरवरी को सदन में दिल्ली शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की गलत शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई थी। इंस्टाग्राम रील्स के लिए लॉन्च कर सकती है अलग ऐप, टिकटॉक को मिलेगी टक्कर। खबर है कि इंस्टाग्राम अपने शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स के लिए एक अलग से एप्लीकेशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने एक आंतरिक बैठक के दौरान कही है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा हो रही है। अगर टिकटॉक को बैन किया जाता है तो इंस्टाग्राम इस मौके पर फायदा उठा करके अधिक यूजर्स को जोड़ सकती है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस का अन्य देश की सरकार से संबंध है, जिससे यूजर्स के डेटा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि बाइटडांस ऐसा करने को तैयार नहीं है, जिससे टिकटॉक के भविष्य पर संकट है। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध की मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद में इसे टाल दिया गया था। मेटा पहले भी टिकटॉक से मुकाबला करने के लिए कई एप्लीकेशन लॉन्च कर चुकी है। ईरान बना सकता है 6 परमाणु हथियार, तेजी से बढ़ा रहा यूरेनियम का भंडार। खबर है कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान परमाणु हथियार बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का भंडार 50% तक बढ़ा दिया है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में 60% तक संवर्धित यूरेनियम का 274.8 किलोग्राम भंडार है। नवंबर 2024 में जारी IAEA की रिपोर्ट में ये मात्रा 92.5 किलोग्राम बताई गई थी। और बता दें कि पहले ईरान हर महीने 6 से 9 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धित कर रहा था, लेकिन अब हर महीने 35 से 40 किलोग्राम कर रहा है। अगर इस यूरेनियम को और संवर्धित किया जाए तो ये 6 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 ने बनाए कई रिकॉर्ड, 3 महाद्वीप की आबादी से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले 45 दिनों से चल रहा महाकुंभ 2025 महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान के साथ समाप्त हो गया। इस पूरे 45 दिनों में महाकुंभ ने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। महाकुंभ में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है, जो कि कई देशों की आबादी से कहीं ज्यादा है। महाकुंभ ने सफाई और हैंड पेंटिंग को लेकर भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखें तो इसने कई वैश्विक स्तर के आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ जहां 66 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ सबसे आगे है, वहीं इसके पीछे ब्राजील का रियो कार्निवल है, जिसमें 20 करोड़ के आसपास लोग शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि इराक के अरबईन तीर्थ यात्रा और सऊदी अरब के हज यात्रा में भी इतने श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाते। महाकुंभ में दुनिया भर के 251 देशों से अधिक आबादी थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री की डिग्री कोर्ट को दिखा सकते हैं, राजनीतिक मकसद वालों को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वे रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जो केवल प्रचार या फिर राजनीतिक मकसद से प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू को 1978 में बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहाँ प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी, रिपोर्ट्स में दावा 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। वहीं बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी और जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधन को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। दिल्ली कानपुर का नकली सामान महाकुंभ में खपाया गया। नकली रुद्राक्ष से लेकर जूते बैग बेचे, जाली नोट छापने वाला गैंग भी पकड़ाया। महाकुंभ में 44 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। ऐसे में कई शहरों में बड़ा बाजार यहां सजा और इस बाजार में दिल्ली कानपुर का नकली माल भी बड़े पैमाने पर खपाया गया। यहां तक कि पानी की बोतलें भी बिना कंपनी का लेबल लगाए ही उतार दी गई। वहीं करोड़ों लोगों की सबसे अहम जरूरत पानी को भी ब्लैक में बेचा गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज और श्रावस्ती में नकली नोटों के गिरोह पकड़े गए थे और इन नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी। कोलकाता से नकली रुद्राक्ष लाए गए तो मुंबई के मार्केट से नामी कंपनियों के बैग पर्स लाकर यहां बेचे गए। वहीं मेले में मिठाई की 7000 से ज्यादा दुकानें सजी और इनमें नकली खोया यानी मावा सप्लाई हुआ। होली पर जांच करने निकलने वाली टीमें महाकुंभ के बाजार में नजर नहीं आई। ब्रांड के जूते, चप्पल, चश्मे और कपड़ों की कॉपी भी की। महाकुंभ में जितनी दुकानें मिला प्राधिकरण ने अलॉट की थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने वहां पर दुकानें लगवाई। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में छात्र बने एजेंट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कई स्टूडेंट्स के नाम फेल स्टूडेंट्स थे टारगेट, कमीशन मिलता था। खबर है कि पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में एमबीबीएस एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों दोनों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार के एक सुनियोजित नेटवर्क को उजागर किया है। इस घोटाले ने न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, बल्कि इस रैकेट में बिचौलियों के रूप में एमबीबीएस छात्रों की संलिप्तता को भी उजागर किया है। एक निजी मेडिकल कॉलेज के कई छात्र बिचौलियों के रूप में काम करते थे, अपने साथियों से पैसे ऐंठते थे और बदले में उन्हें उन विषयों में पास कराने में मदद करते थे जिनमें वे फेल हो गए थे। इन छात्र एजेंटों को कथित तौर पर प्रत्येक लेनदेन के लिए रैकेटियर से कमीशन मिलता था। मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में मांस बिक्री पर रोक हटी, नोटिफिकेशन जारी। 2.5 किलोमीटर दायरे में रहेगा प्रतिबंध, हरियाणा सरकार ने लगाई थी रोक। हरियाणा सरकार ने 2022 में लिए गए एक फैसले पर यू टर्न ले लिया है। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 21 दिसंबर 2022 को मनसा देवी मंदिर के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सरकार ने वापस ले लिया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने होली क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि नगर निगम आयुक्त अभी भी क्षेत्र में वध मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद को विनियमित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। उज्जैन के आश्रम पहुंचा आसाराम, शिष्य बोले मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, जांच के बाद ही प्रवेश, कैमरा फोन पर बैन। बता दें कि 22 फरवरी को इंदौर के आश्रम से गायब हुआ आसाराम उज्जैन पहुंच गया है। यहां मंगलनाथ स्थित आश्रम में ठहरा है और बड़ी संख्या में अनुयायी उससे मिलने के लिए आ रहे हैं।
सांदीपनी आश्रम के पास बना आसाराम का यह आश्रम कई दिनों से वीरान पड़ा था, लेकिन अब इसे फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। यहाँ लोगों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। मोबाइल कैमरा या अन्य गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है और सभी को आश्रम के बाहर ही मोबाइल जमा करना पड़ रहा है। गार्ड बाहर से भी आश्रम की तस्वीरें नहीं लेने दे रहे हैं। आश्रम से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि आश्रम किसी भी अनुयायी से नहीं मिल रहा है, वह केवल अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। हालांकि शिष्य रोज आश्रम पहुंच रहे हैं, लेकिन आसाराम कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। वह कब और कैसे यहां पहुंचा, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। कर्नाटक ने इडली बनाते समय प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया। मंत्री बोले, प्लास्टिक से कैंसर होने का खतरा। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सभी होटलों में इडली बनाने में प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बताया कि राज्य में इडली के करीब 250 अलग अलग नमूनों की जांच की गई है, जिसमें पाया गया कि इडली बनाते समय पारंपरिक कपड़े की जगह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने राज्य में 52 होटल में इडली बनाने के लिए पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल करते हुए पाया, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में कैंसरकारी तत्व होते हैं। और मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेगा ताकि नियम तोड़ने वाले लोगों पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली में महाशिवरात्रि पर नॉनवेज खाने पर विवाद, आरोप। एबीवीपी छात्रों ने फीमेल स्टूडेंट को पीटा। विद्यार्थी परिषद ने कहा व्रत तोड़ने की कोशिश हुई। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के गुटों में झड़प हो गई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वहीं एसएफआई ने कहा कि एबीवीपी के कुछ छात्रों ने एक फीमेल स्टूडेंट को पीटा। वहीं सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो भी शेयर किया और उधर विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि एसएफआई के छात्र उनका व्रत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान आया है। विद्यार्थी परिषद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों ने व्रत रखा था और धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए इन छात्रों ने मेस प्रशासन को पहले ही बता दिया था कि इस खास दिन पर उनके लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाए। मेस प्रभारी ने 2 मेस हॉल में से एक में सात्विक भोजन की व्यवस्था की थी। वहीं दोपहर में कुछ छात्र व्रत का खाना खा रहे थे, तभी वामपंथी गुटों ने जानबूझकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। जब मेस में सात्विक भोजन परोसा जा रहा था तो एसजीआई से जुड़े हुए लोगों ने जबरन नॉनवेज खाना परोसा। इसके बाद वे मारपीट करने लगे। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ा। मंच पर चढ़ने से रोकने पर 2 पदाधिकारियों में विवाद, दूसरे नेताओं ने अलग किया। बता दें कि राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के सामने पार्टी के 2 पदाधिकारी भिड़ गए और एक दूसरे पर थप्पड़ जड़ने लगे। बता दें कि मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। घटना उस समय हुई है जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। वहीं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर बैठक में पहुंचे थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे फरीदुद्दीन जैकी प्रदेशाध्यक्ष को मंच तक लेकर आए। वह मंच पर चढ़ने लगे तो उन्हें मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी ने रोक दिया और इस पर जैकी ने जावेद को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही जावेद ने भी जैकी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दोनों अध्यक्ष भिड़ गए और करीब 30 से 40 सेकंड तक दोनों लड़ते रहे। इसके बाद बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों ने दोनों को अलग किया। मणिपुर में फिर मैतेई सीएम बनाने की तैयारी, रेस में 3 नाम। कम्युनिटी के 22 भाजपा विधायक के समर्थन में, कहा कोई और मंजूर नहीं। बता दें कि मणिपुर में भाजपा एक बार फिर से मैतेई कम्युनिटी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। वहीं सूत्रों ने बताया कि सीएम की रेस में 3 नाम आगे चल रहे हैं। तीनों मैतेई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह भी मैतेई समुदाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि कुकी के साथ भाजपा के कई मैतेई विधायक अब उनके खिलाफ हैं। बता दें कि मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच 3 मई 2023 से हिंसा हो रही है। बीरेन्द्र सिंह पर हिंसा के दौरान मैतेई को कुकी के खिलाफ उकसाने के आरोप हैं। 9 फरवरी को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और नए सीएम के नाम पर विधायकों में सहमति नहीं बनने पर केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। पहला ट्रायल आज, फैक्ट्री के पास 24 थानों का फोर्स तैनात। बता दें कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाई कोर्ट ने सुन लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट के इस रुख के बाद पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल शुरू हो रहा है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रामकी एनवायरो कंपनी में मौजूद है। बता दें कि फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा।
संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी। कहा रमजान शुरू हो रहा है, इसलिए रंगाई पुताई की जरूरत। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाएगा। गुरुवार को मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें मस्जिद के मुतल्लवी और एएसआई को भी शामिल किया गया है। वहीं कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर तक कमेटी मस्जिद निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। इसके बाद कोर्ट रंगाई पुताई पर अंतिम फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत है। महाकुंभ पर मोदी बोले, कहा कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था। यहाँ न कोई शासक था और न ही प्रशासक। बता दें कि महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। सैम पित्रोदा बोले, भारत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं। राजीव मनमोहन सरकार में सैलरी नहीं ली। भाजपा नेता का दावा, 150 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर कर्नाटक के एक भाजपा नेता ने 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। इस पर पित्रोदा ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि भारत में मेरे पास कोई जमीन, घर या फिर शेयर नहीं है। कर्नाटक भाजपा नेता NR रमेश बेंगलुरु से पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पित्रोदा ने 5 अफसरों की मदद से बेंगलुरु के येलहंका में 12.35 एकड़ की सरकारी जमीन अवैध रूप से हासिल की है। उन्होंने लीज की अवधि खत्म होने के बाद भी जमीन वापस नहीं की है। जमीन की वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया। संगम पर झाड़ू लगाई। मोदी बोले, कोई कमी रही हो तो माफ करना। 45 दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो चुका है। हालांकि यहाँ मेले में श्रद्धालुओं की अभी भी भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ गुरुवार सुबह प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के समापन पर योगी ने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन किया। योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि कल महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई है और आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। कोई घटना नहीं हुई। तेलंगाना टनल हादसा, डरे मजदूर काम छोड़ रहे। एसपी बोले, 8 लोग आज मिलेंगे, कह नहीं सकता। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेलंगाना के नागकुंडूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल SLBC टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था, जिसमें 8 मजदूर फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बता दें, ताजा अपडेट के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए अब टनल बोरिंग मशीन यानी TBM के हिस्से और अन्य बाधाओं को काटकर रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। वहीं हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़कर अब जा रहे हैं। उधर नागकुरनूल के पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मैं यह नहीं कह सकता कि फंसे हुए लोग आज मिल जाएंगे या नहीं। टनल के अंदर क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट के ठीक होने की उम्मीद है। इसके बाद मलबे को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। पुणे दुष्कर्म का आरोपी गन्ने के खेतों में छिपा, ड्रोन खोजी कुत्ते लगाए गए। दावा, सब्जी के ट्रक से गांव भागा, जूते कपड़े बदले। पुणे के सरकारी स्वारगेट बस डिपो में खड़ी बस में 25 फरवरी को 26 साल की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। इधर पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी दत्तात्रेय रामदास गढ़े अपने गांव में छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे से वह सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गाँव भाग गया। गांव पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वह घर से निकल गया। सूत्रों के मुताबिक वह गांव में ही गन्ने के खेतों में छिपा हो सकता है। पुलिस ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। गन्ने की फसल 10 फीट ऊंची और उसके झाड़ घने हैं, इसलिए पुलिस खेतों के अंदर खुद जाकर सर्च कर पाने की स्थिति में नहीं है।
ममता बनर्जी बोली, भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली चुनाव जीती, बंगाल में भी यही चाल चलेंगे। भतीजे अभिषेक बोले, भाजपा में जाने की बातें अफवाह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के जरिए जीता, इसमें चुनाव आयोग ने मदद की। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। ज्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से है। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे वोटर लिस्ट की जांच करें और किसी भी दिन एनआरसी और सीए के नाम पर सही वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। भाजपा ऐसा करके किसी तरह टीएमसी को हराना चाहती है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट की जाँच के लिए पार्टी स्तर पर कमेटी भी बनाई है। तमिलनाडु सीएम बोले, हिंदी ने 25 भाषाओं को खत्म किया। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। हिंदी मुखौटा और संस्कृत छिपा हुआ चेहरा। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। स्टालिन ने लिखा कि दूसरे राज्यों के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया? मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने स्टालिन के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है। आज का सुविचार, अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर सदैव इंसानियत का गुण रखें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा गुण है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।